अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ठीक है, इसको हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, तंजीमी नफ्सियात और सनदी नफ्सियात भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है। ठीक है, और ये जो है इतलाकी नफ्सियात की एक शाख है। ठीक है, और इसके ऊपर मिस्टर बर्ग ने सबसे पहले जो है वो अपनी बुक जो है वो लिखी, और इसमें आमतौर पर जो मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं उसमें वर्क साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी है, पर्सनल साइकोलॉजी है एंड वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है। सनदी नफ्सियात की तारीखी नशोनुमा यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड, नेदरलैंड और मशरकी यूरोप, रोमानिया, ठीक है, इन सब में तकरीबन इकट्ठी स्टार्ट हुई। ठीक है, इन तमाम कंट्रीज में ये ऑलमोस्ट जो है वो सेम लेवल पर स्टार्ट हुई। जर्मनी में विलियम वोन ने नफ्सियात की पहली तजर्बागाह जो है वो कायम की थी। ठीक है, और वोन ने दो लोगों की तरबियत की थी, जिनमें से एक मस्टरबर्ग थे, वीगो मस्टरबर्ग, और दूसरे कटेल थे। ठीक है, इन दोनों का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है साइकोलॉजी की बैकबोन में। ठीक है, और इनके करैक्टर को हम अच्छे से डिस्कस कर देते हैं, इनके रोल को, जब हम साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कटेल की बात करते हैं। कटेल ने जो है वो वर्क बिहेवियर के ऊपर काम किया। ठीक है, जेम्स कटेल ने वर्क बिहेवियर के ऊपर काम किया। उसने कहा कि इनफरादी इख्तिलाफात की पहचान बहुत ज़रूरी है, कि अगर हम लोगों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ज़हन में रखेंगे तभी हम उनके वर्क बिहेवियर को समझ सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्कॉट का किरदार जो है वो अहम है। ठीक है, स्कॉट के मुताबिक वाल्टर ग्रिल स्कॉट, जो कि कटेल का आंसर था, उसने 1919 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो है वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए। ठीक है, 1919 में, और इस हवाले से उनका किरदार जो है वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो है अपने वक्त का मशहूर मारूफ सनती और तंजीमी मारीनी नफ्सियात थे। वाल्टर ने बर्मिंघम के साथ कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम किया, जहाँ पे वो अमली की तरबियत और चुनाव के तरीके वजह किए। सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ जो पर्सनेल है, इसके ऊपर इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, अमली की तरबियत और चुनाव। फिर वर्ल्ड वॉर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें बिंगम ने और वाल्टर ड्रिल ने अपना रोल जो है वो रज़ाकाराना तौर पर पेश किया। बहुत सारी नफ्सियाती आजमाइशें और आर्मी में हजारों की तादाद में लोगों की भर्ती की। ठीक है, 1917 में स्टैनफोर्ड दीन जहानत का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, लेकिन ये क्योंकि इंडिविजुअल टेस्ट था इसलिए ग्रुप टेस्ट की जरूरत महसूस की गई। उसके लिए आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आर्मी अल्फा उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया जो कि इंग्लिश स्पीकिंग थे और पढ़े लिखे थे, और आर्मी बीटा उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया जो कि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं थे या पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, उन्होंने भी अपनी सनत में अमले की भर्ती और दूसरे मामलों के लिए सनती मारीन नफ्सियात की तरफ तेजी से रजू करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो एल्टन मायो हैं। ठीक है, एल्टन मायो ने इंकशाफ किया कि काम के दौरान आराम का जो वक्फा दिया जाता है काम के दौरान, वो काम की रफ्तार और बेहतरी को बढ़ाता है। ठीक है, और किसी किस्म की गलती या उकताहट में कमी भी लाता है। यानी कि अगर हम जो जॉब जहाँ पे हम कराते हैं, तो अगर कुछ अरसे के बाद बीच में छोटे टाइम की ब्रेक देंगे तो उससे परफॉर्मेंस को इनहेंस होगी। उन हाथ ऑन इफेक्ट के ऊपर इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और उसमें काफ़ी दिलचस्पी ली, और उन्होंने मुशाहिदा किया कि किस तरह से मुलाजमीन के जनात और गैर रस्मी ताल्लुकात काम की पैदावारी सलाहियत को मुतासर करते हैं। मायो के इन मुताला से जो नताइज निकले, उसकी वजह से ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इनका जो सहरा जाता है ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट का, वो इनके सर जाता है। ठीक है, इनका किरदार इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टाइम हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 है। इसमें एबिलिटी टेस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया। ठीक है,
फौजी लोगों को भर्ती किया गया, नफ्सियाती आजमाइश के सेंटर्स मुतारिफ कराए गए, जंग के दौरान नक्ताहट या दूसरे मनफी रवैयों के ऊपर काम करना शुरू किया गया। इसी तरह से सनती लेवल पर भी काबिलियत की आजमाइशों और काम के दौरान नक्ताहट और दूसरे मनफी रुझानात को भी संजीदगी से लिया जाने लगा। ठीक है, जो सनती नफ्सियात है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की डिवीजन 14 के तहत काम करती है। ठीक है, एपीए की डिवीजन 14 है ये। ठीक है, और इसको पहले जो नाम दिया गया वो इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस साइकोलॉजी का नाम दिया गया। 1962 में इसका नाम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी डिवीजन रख दिया गया और 1973 में फिर इसका नाम तब्दील हुआ और इसको डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का नाम दिया गया। ठीक है, सनती नफ्सियात से सनती और तंजीमी नफ्सियात, कैसे इसका नाम बदला। ठीक है, इसके ऊपर जो है जब वर्क बिहेवियर के ऊपर काम करना शुरू किया गया, अमले के काम की जांच पड़ताल, अमले के इनफरादी कामों, उनके रवैयों, इनको तमाम को मौज़ूअ मुताला जो है वो बनाया गया। लिहाजा इन माहिरीन का काम वसी सतह पर जो है वो शामिल किया गया। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद माहिरीन ये लेते हैं कि जब एक फर्द किसी तंजीम में तकर्री होती है या फिर कोई तंजीम इस फर्द को हायर करती है, इस वक्त फर्द अपनी अमली जिंदगी के हवाले से, ठीक है, कॉमन सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर के जरिए और कॉमन गोल के तहत जो है वो अपने रोल को परफॉर्म करता है। इस वजह से इसको इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का नाम दिया गया। ठीक है, ब्रायन और मैंकर ने बिहेवियरली इनकोड रेटिंग के ऊपर काम किया। ठीक है, 1960s में और 1970s में इनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मुलाजमीन के चुनाव, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी आजमाइशें बनाई गई। नाइनटीन 70 में यूके में इसको ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी का नाम दिया गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बजाय। और इसमें ठीक है, 1970 में जब यूनाइटेड किंगडम में इसको इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की जगह ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी का नाम दिया गया। ठीक है, इस दौर में नफ्सियाती तरीकों का वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, और जिसमें टैलेंट मैनेजमेंट, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से कोच करना, अमले का इंतखाब करना, डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करना, ऑर्गेनाइजेशनल जो है डेवलपमेंट उसके ऊपर काम करना, मुलाजमीन की कारकर्दगी को इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर काम करना, उनकी नफ्सियाती सेहत और उनकी नफ्सियाती बहबूद के ऊपर काम करना, ये तमाम जो है वो मेजर गोल थे 1970s और उसके बाद से। ठीक है, फिर 1990 में इसको बिजनेस साइकोलॉजी का नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया बिजनेस साइकोलॉजी का?
बिजनेस साइकोलॉजी का नाम दिया गया। बिजनेस साइकोलॉजी से मुराद काम को बढ़ाने का मुताला और उसकी प्रैक्टिस करना है। बिजनेस साइकोलॉजी फर्द के किरदार का मुताला इसकी कारकर्दगी के हवाले से करती है, जिसका बुनियादी काम यही जानना होता है कि फर्द के किरदार और काम की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कितना लॉस हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है और किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। 1980 से 2010 की अगर हम बात करें तो इस पे मल्टी लेवल पर काम किया गया। फर्द के किरदार को दोनों हवालों से मुताला किया गया, सनती लेवल पर भी और तंजीमी लेवल पर भी। फर्द के किरदार का मुताला इनफरादी सतह पर भी किया गया और उसके काम के हवाले से भी किया गया। इसके अलावा जो ज़्यादा दिलचस्पी सनती तंजीमी माहिरीन नफ्सियात ने ज़ाहिर की वो अमले की ज़रूरियात और तवक्कुआत बहैसियत इनफरादी सतह पर, जैसा कि तंजीमी इंसाफ और नफ्सियाती तहफ़्फ़ुज़ पर माहिरीन ने अपने मुताले की दिलचस्पी का ज़ाहिर की। इसके अलावा माहिरीन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ने चुनाव के अमली तरबियत के तरीक़ेकार और मुख्तलिफ नफ्सियाती तौर पर जो डिफरेंट किस्म के टेस्ट हैं उनके लिए मेटा एनालिसिस कंडक्ट किए और स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग के ज़रिए, ठीक है, वो तमाम डिफरेंट टेस्ट जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए जो कि हम किसी भी तौर पर यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री में और लोगों को सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम टू सेलेक्ट कर सके, टू सेलेक्ट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, ये सारा इसका मकसद था। होपफुली आपको इसका तमाम जो मकासद है वो अच्छे से याद हो गया होंगे।